बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो इन सेंटेंसेस पे आप एक बार नजर डालिए। देखिए, इन सेंटेंसेस को एक तो नॉर्मल ट्रांसलेशन किया जा सकता है और एक होता है नेचुरली इंग्लिश को बोलना, फीलिंग को समझ के एग्जैक्टली फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाना, जिसको कहते हैं नेचुरल इंग्लिश। ट्रांसलेशन करके 10% इंग्लिश बनती है। तो इन सेंटेंसेस को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा कि एग्जैक्ट फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर पाए, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटेंसेस को और कितने तरीके से बनाया जा सकता है, सिर्फ एक तरीका नहीं होता, एक बात को 100 तरीके से कहा जा सकता है। तो उन ऑल्टरनेट्स को हम डिस्कस करेंगे और सेंटेंसेस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। और इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है तो आप प्लीज अपने सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ गलती हो गई है। ओके, सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। ओके, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास में, मैंने ज्यादा खाना खा लिया है, अब नींद आ रही है। एक ट्रांसलेशन होता है। अब देखिए, इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है, मैसेज हमारा सेम रहेगा। पहला तरीका है आई हैव ईटन टू मच, आई हैव ईटन टू मच एंड नाउ आई एम स्लीपी। अब मुझे नींद आ रही है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर। अगर ग्रामर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं आगे से और ज्यादा डीपली ग्रामर को लेके चलूंगा। देखिए, हैव के साथ सिंपल है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, आई हैव ईटन टू मच एंड नाउ आई एम स्लीपी। एक तरीका ये हो गया कि भैया मुझे नींद आ रही है, राइट। अब दूसरे तरीके से कह के देखिए, आई हैव ईटन टू मच एंड आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। आई हैव ईटन टू मच एंड आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। आई एम फीलिंग, मन कर रहा है मेरा कोई काम करने का, या फिर आई एम स्लीपी, मैं स्लीपी हूं। तो ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। या फिर आप इस तरीके इसी चीज को इस तरीके से बोल के देखिए, आई ओवर एट एंड नाउ आई एम स्लीपी। आई ओवर एट, ओवर ईट का मतलब भी होता है ज्यादा खा लेना। सो आई ओवर एट एंड नाउ आई एम स्लीपी। आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव ओवर ईटन, आई हैव ओवर ईटन एंड नाउ आई एम स्लीपी। इस तरीके से आपने कह दिया। या फिर आप एक थोड़ा सा इडियोमेटिक तरीके से एक सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, आई स्टफ्ड माई सेल्फ एंड नाउ आई एम स्लीपी। स्टफ होना मतलब कि पेट बहुत ज्यादा भरा होना। मान के चलिए कि आप कहीं पार्टी वगैरह में किसी से भी मिलने गए और वो बंदा आपसे कहता है भैया कुछ खाना चाहोगे या खाना है आपको, तो आप कह सकते हैं नो आई एम ऑलरेडी स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड, यानी पूरा का पूरा पेट भरा हुआ। ये एक इडियोमेटिक तरीका है इस बात को कहने का, राइट। तो हमें ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अब इसमें लॉजिक क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है। सेंटेंसेस को जब आप रिपीट करेंगे ना तो वर्ड्स पता चलेंगे, किसके बाद कौन सा शब्द बोल रहे हैं, किसका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो आई हैव ईटन टू मच, ये चीजें हमको समझ में कैसे आएंगे। पूरा सेशन देखिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा। ट्रांसलेशन की आदत धीरे धीरे छोड़नी है। तो कम खाना चाहिए था। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात हो रही है। तो इसी तरीके से, इस इडियोमेटिक तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो कम खाना चाहिए था। अगर ज्यादा खा के नींद आ रही है तो कम खाना चाहिए था, राइट। अब देखिए, इसी चीज को कितने तरीके से कह सकते हैं, यू शुड हैव ईटन लेस देन। ये जो देन है, ये शुरू में एंड में भी लग सकता है। देन का मतलब है फिर, तो, या फिर ऐसे कह सकते हैं, देन यू शुड हैव ईटन लेस, या फिर यू शुड हैव ईटन लेस देन, आपको कम खाना चाहिए था। इसके अंदर भी सिंपल सा ग्रामर है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वही लगाते हैं जहां कोई काम हो जाना चाहिए था। तो यू शुड हैव, कुछ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, ईटन लेस, कम खाना चाहिए था। इसके बेसिस पे एक सेंटेंस बना के देखिए, जैसे कि आपको मुझसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था, आपको मुझसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। तो हम कह रहे हैं कुछ कर लेना चाहिए था आपको, तो यू शुड हैव आस्क्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव आस्क्ड मी अर्लियर, मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए था। तो इसी के बेसिस पे ये वाला सेंटेंस है, यू शुड हैव ईटन लेस, आपको कम खाना चाहिए था। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल करके देख लीजिए, यू शुड हैव हेल्ड बैक, यू शुड हैव हेल्ड बैक योर सेल्फ, आपको खुद को रोक लेना चाहिए था। देखिए, होल्ड बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना, राइट। तो होल्ड बैक का थर्ड फॉर्म है, जब शुड हैव कर रहे हैं कि कुछ करना चाहिए था तो थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, यू शुड हैव हेल्ड बैक योरसेल्फ, आपको खुद को रोकना चाहिए था। यू शुड हैव कंट्रोल्ड ईटिंग, यू शुड हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ, यू शुड हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ। तो कुल मिलाकर के अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर वर्ड्स की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारी वोकेबलरी होती है। शब्दों को फिट करना आना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सब्जी इतनी अच्छी बनाती हो, कंट्रोल ही नहीं होता खाते टाइम। अब मान के चलिए सिचुएशन को समझना है, हिंदी के बिल्कुल सेंटेंसेस पे ध्यान नहीं देना है। तुम सब्जी इतनी अच्छी बनाती हो कि खाते टाइम कंट्रोल ही नहीं होता, ये सिचुएशन आपको कहनी है। देखिए, बिल्कुल भी हिंदी के शब्दों को काउंट नहीं करना है। सबसे बड़ा धोखा क्या है माइंड हमारे को देता है कि हम हिंदी का जो सेंटेंस सुनते हैं उतने ही शब्द, नंबर ऑफ शब्द वर्ड्स की बात कर रहे हैं, उतने ही शब्दों में हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बस वो छोड़ना है। फीलिंग समझ गए। अब भले मुझे 5 सेंटेंस बोलने पड़े, मैसेज नहीं बदलना चाहिए, फीलिंग नहीं बदलनी चाहिए, इंग्लिश में मिलान नहीं करना है।
दो बोलो तीन बोलो लेकिन मैसेज सेम रहे। अब देखिए हम एक क्या कर रहे हैं इसमें, एक सब्जी की तारीफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कंट्रोल नहीं होता है। दो सिचुएशन अगर हमको पता है, तारीफ करने के लिए क्या कहना है और कंट्रोल करने के लिए होल्ड बैक कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपको आदत में डालनी है, सिचुएशन पकड़नी है। दो सिचुएशन बता रहे हैं, तो यू मेक वेरी डिलिशियस फूड, यू मेक वेरी टेस्टी फूड, यू कुक वेरी टेस्टी फूड, राइट? सिचुएशन समझ में आ गई। एक सेंटेंस आपने बता दिया, यहां तक आपने तारीफ कर दी, यू मेक वेरी डिलिशियस फूड। सो इट्स हार्ड टू कंट्रोल ईटिंग, इट्स हार्ड टू कंट्रोल ईटिंग, यानी ईटिंग को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। या फिर आप ऐसे कह के देखिए, यू मेक वेरी डिलिशियस फूड, आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ, आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ, खुद को रोक नहीं पाता हूं। आप ऐसे कह दीजिए, यू मेक वेरी डिलिशियस फूड, आई कांट हेल्प माई सेल्फ ईटिंग, आई कांट हेल्प माई सेल्फ का मतलब ये मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूं। तो यू मेक वेरी डिलिशियस फूड, सो आई कांट हेल्प माई सेल्फ ईटिंग, मैं खुद को खाने से रोक नहीं पाता हूं। आप ऐसे कह दीजिए, यू मेक वेरी डिलिशियस फूड, आई कांट स्टॉप ईटिंग, इसका मतलब भी वही है, खाना इंग्लिश में हिसाब से बन रहा है कि आई कांट स्टॉप ईटिंग, मैं खाता ही चला जाता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? सिचुएशन बोलने पे आएंगे तो बहुत ऑल्टरनेट होंगे, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो अटकेंगे। इस चीज को ऐसे कह दीजिए, द फूड यू मेक इज वेरी टेस्टी, सो आई कांट हेल्प माई सेल्फ ईटिंग। उसमें क्या करा, यू मेक वेरी टेस्टी फूड, यहां पर दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर दिया है, द फूड यू मेक इज वेरी टेस्टी, जो खाना तुम बनाती हो वो बहुत टेस्टी होता है। द फूड यू मेक इज वेरी टेस्टी, सो आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग, खुद को खाने से रोक नहीं पाता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? एक बात देखिए, इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, 300 करीबन स्ट्रक्चर सिचुएशंस होती हैं। तारीफ करने की एक है, और मतलब कंफ्यूजन जताने की एक है, गुस्सा जताने की एक है, रिक्वेस्ट करने की एक है, कुछ चाहता हूँ, कुछ चाहता था, कुछ सोच रहा हूँ करने का। ये जो सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से रेडीमेड सेंटेंस होता है। 300 भी नहीं है बल्कि 150 है। 300 बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सेप्शंस को मिला ले तो हैं। उन सिचुएशंस के हिसाब से अगर आपको आदत हो जाती है सेंटेंस स्टार्ट करने की, तो पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश बोल डालेंगे, राइट? सेंटेंस को सिचुएशन के साथ कनेक्ट करिए और उसके बाद में उसके हिसाब से कौन सा सेंटेंस याद आ रहा है उसको फिट करना है। जैसे कि ऐसा मन करता है कि बस खाते ही चले जाओ। अब जब आप कंटिन्यूटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मन करता है तो आई फील लाइक, वहां से भी हो सकता है आई फील लाइक कीप ईटिंग। मन करता है किसी भी चीज का तो आई फील लाइक कीप ईटिंग, बस फॉर्म पता होनी चाहिए, आईएनजी लगेगा क्या लगेगा। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा मन करता है खाते ही चले जाओ तो आई फील लाइक कीप ईटिंग, मन करता है खाते चले जाओ। या फिर आप नॉर्मल तरीके से ऐसे कह दीजिए, आई जस्ट वांट टू कीप ईटिंग, जैसे कि द फूड यू मेक इज वेरी टेस्टी, आई जस्ट वांट टू कीप ईटिंग, मन करता है खाते चले जाओ, राइट? हिंदी से मिलान नहीं करना है, सिचुएशन समझनी है। आप तीसरा सेंटेंस ऐसे बोल दीजिए, आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग, द फूड यू मेक इज वेरी टेस्टी, आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग, खाना खाता ही चला जाता हूं, रुक ही नहीं पाता हूं, कंट्रोल नहीं कर पाता, आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बातें मत बनाओ ना, वाइफ इज सेइंग कि बातें मत बनाओ। अब देखिए, ये जो सिचुएशन के हिसाब से ये बातें मत बनाओ का सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि कुल मिला के मक्खन मत लगाओ, चापलूसी मत करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, डोंट बटर मी। शब्दों से अगर लिटरल ट्रांसलेशन सीखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सिचुएशन में क्या कहा गया, बातें मत बनाओ, हिंदी भूलिए, डोंट बटर मी। क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा खाना बनाती हो, खाते खाते कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, खाते चला जाता हूँ, डोंट बटर मी। हिंदी में कहते हैं बातें मत बनाओ, तो हिंदी इंग्लिश का मिलान नहीं करेंगे, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है। इसके बाद एक बहुत मजेदार सेंटेंस आएगा, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड, कीप वॉचिंग। ओके, सो डू यू थिंक, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल सिंपल, व्हाट डू यू थिंक एम आई लाइंग, राइट? व्हाट डू यू थिंक एम आई लाइंग। ये दो सेंटेंसेस को अलग अलग कर दिया। आप ऐसे कह दीजिए एक सेंटेंस में, डू यू थिंक आई एम लाइंग, डू यू थिंक आई एम लाइंग, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट? तो छोटे छोटे ही स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ जैसे कि अगला सेंटेंस है हमारे पास में, हमें कहीं घूमने गए हुए कितने दिन हो गए, हमें कहीं घूमने गए हुए कितने दिन हो गए। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, समय के लिए जब हमें बात कर रहे होते हैं तो हैज बीन हैव बीन हमारे दिमाग में आना चाहिए, फिर उसको फिट करना आना चाहिए सेंटेंस के अंदर। हमें कहीं घूमने गए हुए कितने दिन हो गए। देखिए, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना समय हो चुका है अब तक। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, इतना हमने कहा कितना समय हो गया, बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, पता है आपको, राइट? उसके बाद सिंस लगाएंगे, यानी कि काम बता रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी वेंट आउट समवेयर, हम बाहर गए थे कहीं, तब से कितना समय हो गया। तो ये वर्ड ऑर्डर हमको पता होना चाहिए बस। सिंस का मतलब भी आपको पता है कि समय स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, सिंस ऑफ, और हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ग्रामर भी पता है, वर्ड ऑर्डर नहीं पता होता है इसलिए सेंटेंस नहीं बनता है। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है, रिपीट करिए, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी वेंट ऑन ए ट्रिप, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी वेंट फॉर ए ट्रिप,
ऑन ए ट्रिप, फॉर ए ट्रिप इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ, तो घूमना तो छोड़ो, मुझे मार्केट तक गए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। बंदा पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी वेंट आउटसाइड, हम कहीं गए थे बाहर, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, राइट। नाउ वाइफ इज सेइंग घूमना तो छोड़ो, मुझे मार्केट तक गए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब इसमें एम्फेसाइज कर करके बोला जा रहा है, घूमना तो छोड़ो, पता होना चाहिए। लेट अलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट भी कह सकते हैं ना। तो देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं, फॉरगेट अबाउट गोइंग आउटसाइड, फॉरगेट अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप, फॉरगेट अबाउट गोइंग आउट, आउटसाइड, आउट, ऑन अ ट्रिप, फॉर अ ट्रिप, इंटरचेंजेबली यूज होता है। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा, 4 तरीके से, 200 बंदे हैं, 10-10 तरीके अपने अपने तरीके से सब लिखते हैं, पता चल जाता है। सो फॉरगेट अबाउट गोइंग आउट, आई हैवंट इवन बीन टू द मार्केट इन द पास्ट 2 मंथ्स। यानी कि देखिए छोटी सी ग्रामर है, तो फॉरगेट अबाउट की जगह लेट अलोन कह सकते हैं, लेट अलोन गोइंग आउट, आई हैवंट इवन बीन टू द मार्केट, मैं कहीं नहीं गया हूं तो आई हैव नॉट बीन देयर। जैसे कि आई बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूं, तो वही स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। आपसे कोई पूछता है कभी दिल्ली गए हो, या आई हैव बीन टू दिल्ली कहते हैं ना हम कई बार। तो यहां पर वाइफ क्या कह रही है, आई हैवंट इवन बीन टू मार्केट, यानी कि मैं मार्केट तक भी नहीं गई हूं इन द पास्ट 2 मंथ्स, यानी कि पिछले 2 महीने में। बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है, आप रिपीट करके देख लीजिए, पूरी की पूरी ग्रामर आपको पता है, बस आदत में अगर डालनी है तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाया करें और पार्टिसिपेट साथ में करा करें, राइट। इसी चीज को और भी कई तरीके से कहा जा सकता है। चलो आज मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि चलो आज मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। हिंदी को बिल्कुल भूल जाइए, इंग्लिश में अगर आपको किसी से कहना ही पड़े चलो मैं घुमा के लाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल सिंपल, ऑलराइट, आई टेक यू आउट टुडे, आई टेक यू टू द मार्केट टुडे, आई टेक यू फॉर ए स्ट्रॉल टुडे, आई टेक यू फॉर ए वॉक टुडे। जहां भी लेकर के जाएंगे, घुमाना लिटरल वर्ड है, उसकी हिंदी में बहुत मीनिंग है। मार्केट जाने के लिए, पार्क में जाने के लिए और टूर पे जाने के लिए, हर जगह के लिए घुमाना है, राइट। लेकिन इंग्लिश में हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में घुमाने का ट्रांसलेशन नहीं अलग अलग है, राइट। तो शब्दों का मिलान की आदत थोड़ी सी छोड़ दी है। तो सिंपल, ऑल राइट, आई टेक यू आउट टुडे, आज मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को कौन देखेगा। नाउ वाइफ इज कंसर्न अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में चिंता हो रही है वाइफ को, वाइफ इज कंसर्न अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में है कि बच्चों को कौन देखेगा। अब इसी चीज को कहना, देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं, हु विल लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों को कौन देखेगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है ये बिल्कुल सिंपल, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। सो हु विल लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों को कौन देखेगा। हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स, हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स। घुमा फिरा के कह सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स लिख देगा कोई, कोई कहेगा कि हु विल लुक आफ्टर किड्स, तो समझ में आ जाएगा इतने सारे तरीके होते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और खुद घर पे रह सकते हैं। ये हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनके हिंदी की मीनिंग होते नहीं है, लेकिन हमें समझ आ रहे होते हैं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में यूज होती हैं बातें। विश्लेषण अगर हम करें तो हमारे 50% हिंदी सेंटेंसेस का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन यूज में है, हम बोलते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं। तो उनका अगर हम ट्रांसलेशन कर देंगे तो सही मीनिंग निकलने का चांस ही नहीं पैदा होता। सिचुएशन समझिए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद घर पे रह सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, द किड्स आर ग्रोन अप नाउ, द किड्स आर ग्रोन अप नाउ। कंफ्यूजन कहां से पैदा होता है, आप ऐसे कहना चाहें द किड्स हैव ग्रोन अप नाउ कह सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं क्योंकि हमने आर ट्रांसलेशन सीखा हुआ है, हैव हमने सुना ही नहीं है। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश को। द किड्स आर ग्रोन अप नाउ एंड दे कैन स्टे होम अलोन, दे कैन स्टे एट होम अलोन भी कहा जा सकता है, लेकिन घर के लिए एट टू वगैरह लगाते नहीं है नेटिव इंग्लिश में, या नॉर्मली जो मॉडरेट इंग्लिश होती है, एडवांस्ड इंग्लिश कह लो आप उसको, कुछ भी कहो। सो तो यहाँ पर सिंपल, दे कैन स्टे होम अलोन, वो घर पर अकेले रह सकते हैं। मान के चलिए मुझसे अभी कोई पूछे कि भाई अभी कहाँ हो, मैं सिंपल कहूंगा आई एम होम, मैं घर पर हूं, या फिर आई एम एट होम। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल तरीके से हो गया, दोनों सही हैं, राइट। सो द किड्स आर ग्रोन अप नाउ, दे कैन स्टे होम अलोन, वो घर पे अकेले रह सकते हैं। अब अगले वाले सेंटेंस को देखिए, ग्रामर से भी बोलेंगे और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बोलेंगे। सेंटेंस है कि ये हमारे घर से निकलते ही आपस में लड़ने लगेंगे, जैसे ही हम घर से निकलेंगे ये आपस में लड़ने लगेंगे। सुना होगा तो बिल्कुल नेचुरली बोल पाएंगे। अगर आपने अगर आपने 10 सेशन भी देखे हैं तो आप इसको बोल पाएंगे, क्योंकि घूम फिर के वही 300 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कुछ नया है ही नहीं सीखने के लिए। सो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, द मोमेंट वी स्टेप आउट, द मोमेंट वी स्टेप आउट, समझ में तभी आएगा, रिपीट करने से समझ में आएगा। 10-12 सेशन देख लीजिए, लॉजिक समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग होनी चाहिए, हमें पता है कि कहां से करना है स्टार्ट। द मोमेंट वी स्टेप आउट दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, द मोमेंट वी स्टेप आउट, आप इस चीज को ऐसे कह दीजिए, एज सून एज वी स्टेप आउट दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर।
आप कह सकते हैं एज सुन एज वी स्टेप आउट, लेकिन द मोमेंट वी स्टेप आउट दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो एक साल और रुको फिर कहीं घूमने चलेंगे, जैसे कि बच्चों को बड़ा हो जाने दो। अच्छा ये सेंटेंस ही है, आप खुद से लिख करके देखिए कि एक साल और रुको, बच्चों को बड़ा हो जाने दो, फिर कहीं घूमने चलेंगे। इसमें भी वही है, छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ रुकने के लिए, दूसरे में कह रहा हूँ ऐसा कुछ हो जाने दो, तो लेट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आता चला जाएगा जब आप सेशंस को कंटिन्यूअसली देखेंगे। और तीसरे में कह रहे हैं फिर कुछ ऐसा करेंगे। 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऑल राइट देन, ठीक है, फिर देन मतलब फिर, ठीक है। ऑल राइट देन वेट फॉर 1 मोर ईयर, एक साल और रुको, वेट फॉर 1 मोर ईयर, एक साल और रुको, एंड देन वी विल प्लान अ ट्रिप समवेयर, फिर हम प्लान करेंगे ट्रिप पे जाने का। देन वी विल प्लान अ ट्रिप समवेयर, लेट द चिल्ड्रन ग्रो अप फर्स्ट, लेट द चिल्ड्रन ग्रो अप फर्स्ट, पहले बच्चों को बड़ा हो जाने दो, लेट द चिल्ड्रन ग्रो अप फर्स्ट, राइट। सो इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया इंग्लिश का, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।